वांगशियान की पाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मैं लेकर आ गई हूँ फिर से पीसेस ऑफ सोल का नेक्स्ट पार्ट। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आएगी और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जो और भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकें। और प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आए कोई भी वीडियो तो प्लीज़ उस पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। साओ शिनचैन अपनी सफाई में बोलने की ट्राई करता है और अपनी नक चढ़ी सी ओमेगा को मनाते हुए कहता है, ओमेगा मैंने सच में विंग को इतनी ज़ोर से नहीं मारा। और वो शुयांग के जो आगे पीछे घूमने लगा, क्योंकि शुयांग मुंह फुला के इधर उधर घूमने लगा। मतलब वो शुयांग के सामने साओ शिनचैन अपने कान पकड़ के कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। साओ शिनचैन जो विंग की ओर देखता है, जब विंग देखता है कि उसके अंकल तो उसकी ओर ही देख रहे हैं, तो विंग डायरेक्ट विंग करता है। विंग जो जैसे साओ शिनचैन को चिढ़ा रहा था और साओ शिनचैन जिसके मन में चल रहा था कि सच में विंग तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और शुयांग जैसे ही विंग की ओर देखता है तो विंग जो अपना फेस जो बिल्कुल मासूम बेबी सा बना लेता है, बिल्कुल रोने वाला, कि उसे सच में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इस तरीके से जो साओ शिनचैन था वो तो देख रहा था विंग की नौटंकी को, और साओ शिनचैन जिसके मुंह में फ्लो से ही निकल जाता है, बेटा एक बार हाथ लग तू। ये देख के जो शुयांग था वो साओ शिनचैन को जो दूर पड़ी झाड़ू थी उसे जाता है उठाता है और एक बार साओ शिनचैन बम पे मारता है। ये देख के साओ शिनचैन अपना बम सहलाते हुए कहता है, ओमेगा सुनो, वो नहीं मारो मत, क्योंकि शुयांग जो साओ शिनचैन को मारने लगा था और साओ शिनचैन जो बचा लगा था, तो शुयांग देखो वो झूठ बोल रहा है, ओमेगा मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है, उसे कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगी। पर क्या शुयांग सुनने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बिल्कुल झाड़ू लेकर साओ शिनचैन के पीछे पड़ चुका था। जो साओ शिनचैन था वो जल्दी से उस झाड़ू को पकड़ लेता है और कहता है, ओमेगा प्लीज़ मानो तो। और शुयांग जो उससे झाड़ू छुड़वाने की कोशिश करता है, छोड़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को इतना हर्ट करने की। जो साओ शिनचैन था वो कहता है, ओमेगा मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जो मतलब शुयांग था वो देखता है विंग की ओर, और जब वो विंग की ओर देखता है तो विंग जिसकी आंखों में अभी भी मगरमच्छ के आंसू थे और वो अपना फेस बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही मासूम सा, जैसे उस पर कितना जुल्म कर दिया हो इस तरीके से फेस बनाकर जो देख रहा था शुयांग की ओर। और शुयांग जो शिनचैन को गुस्से में देखता है और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो जो झाड़ू खींचता है और वो मारने वाला था, पर तभी जो विंग था उसके सर पे कोई हल्के से जैसे पैट करता है। जो विंग था वो अपना सर खुजलाता है और वो पीछे पलटता है तो देखता है वहाँ पर उसकी नानी माँ आ चुकी थी और वो उसके पास आकर जो बैठ जाती हैं। बाओ से सरन कहती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग अपनी नानी माँ की बात को नहीं समझा और कहा, क्या नानी माँ? जो साओ और शुयांग थे वो दोनों झगड़ा करते करते बाहर चले गए थे, अभी वहाँ पे सिर्फ नानी और नाती थे। बाओ से सरन थोड़े गुस्से से कहती है, मना किया था ना वहाँ मत जाना, तो फिर तुम वहाँ पे क्यों गए? विंग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सॉरी नानी माँ, मैं भूल गया था। जो बाओ से सरन थी वो कहती है, ओह तो वहाँ पे कुछ हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ मुझे खींच रहा है, जैसे वहाँ पर कोई एक स्मेल थी जो बहुत बहुत अलग थी, मुझे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। ये सुन के बाओ से सरन के चेहरे के एक्सप्रेशन जो चेंज हो जाते हैं, पर विंग ये अपनी मस्ती में मतलब ये नोटिस नहीं करता। विंग ने तो बस ऐसे ही बता दिया था। विंग ने नोटिस नहीं किया था कि उसकी नानी माँ जिनका फेस का रिएक्शन चेंज हो चुका है। विंग फिर कहता है, नानी मुझे अब जाना होगा, अगर माँ को पता चला कि मैं महल में नहीं हूँ तो मेरी शामत आ जाएगी। ठीक है नानी माँ, चलता हूँ। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला गया। बाओ से सरन बाहर जा रही थी, अपने नाती को देख के मन में सोच रही थी, पता नहीं कैसे होगा सब, क्या संभाल पाओगे तुम? और गाइस शायद पीछे मैंने ये कह दिया होगा कि विंग यहाँ रहने आया था, तो विंग यहाँ पे आया था अपनी नानी माँ के पास, पर वो मतलब चोरी से आया था और वो यहाँ से जा चुका था अपने क्लैन में। आई होप मैंने ये मिस्टेक कर दी थी तो मैं भी बता रही हूँ आपको। खैर हम स्टार्ट करते हैं वापस से। तीनों भाई मतलब अब लान का देखते हैं, लान मेंशन का। वहाँ पर तीनों भाई जो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड जहाँ उन्होंने लगाई थी वहाँ पर आते हैं। उन्हें वहाँ पर आकर अपनी ओमेगा की जो स्मेल फील होती है, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की स्मेल वहाँ आ रही थी, पर उन्हें एक और स्मेल फील होती है, वो किसी अल्फ़ा की थी। और जैसे ही वो ये तीनों ये फील करते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। उनकी मुठ्ठियाँ जैसे भीग चुकी थी, पर थोड़ी देर बाद ही वो शांत भी हो चुके थे, क्योंकि दूसरी सेंड पे उन्हें कोई हार्म फील नहीं हो रहा था। उस ओमेगा मतलब वो अल्फ़ा उनके ओमेगा के लिए हार्म नहीं था, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। वो जो शांत भी हो चुके थे। हांग वनजुन थोड़ी चिंता करते हुए कहते हैं, गगा हमारी ओमेगा के साथ कोई अल्फ़ा था, क्या क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? लानजान बहुत भरोसे के साथ कहता है, उसे हार्म करना इतना आसान नहीं होगा। लान वांगजी भी लानजान की बात पे हाँ में सिर हिलाते हैं और वो हांग वनजुन को कहते हैं, शायद अभी सही समय नहीं है,
इसलिए उसे यहाँ से ले गए। अब हमें दिखाया जाता है यीलिंग महल में रात से सुबह होने वाली थी। विंग बड़े पैर अपने महल की ओर बढ़ रहा था, मतलब दबे दबे पैर अपने महल की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी माँ को पता चल गया कि वो महल से चोरी चोरी बाहर गया था तो उसकी शामत तो आज आने वाली है। विंग मन में सोच रहा था क्या बहाना बनाऊं, अगर सच में पता चल गया कि मैं कहाँ था तो शायद आज तो झाड़ू से नहीं बल्कि किसी और बड़े से डंडे से पीटेंगी, साहु अंकल की तरह। और वो साहु की हालत को सोच के हंस रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी शामत भी आने वाली है। विंग दबे पैर जैसे ही महल में दहलीज मतलब दाखिल हुआ, दहलीज पर उसने जैसे ही कदम रखा उसको लगा अभी भी सब सो रहे हैं, इसलिए वो हिलता डुलता अपने रूम की ओर जाने लगा। पर उसकी कमर तो टेढ़ी टेढ़ी रह गई और आंखें फट के जैसे बाहर आने लगी डर के कारण, क्योंकि सामने ही उसकी माँ एक छड़ी लेकर खड़ी थी। विंग अपनी माँ से बचने के लिए बिना बात मुस्कुराते हुए कहता है, माँ मैं ऐसा बोल के अपने सिर के पीछे हाथ ले जाता है और वो सिर खुजलाता है। कान से सेरेन गुस्से से बिना अपने बेटे की आगे बात सुने हुए उस जो डंडी थी उनके हाथ में, वो काफ़ी बड़ी सी डंडी थी, उससे जो विंग के बम बम पे मारती है बहुत ज़ोर से। विंग दर्द के कारण उछल जाता है और वो दर्द से कहता है, माँ मेरी बात तो सुनो, और वो भागने लगता है। उसकी माँ उसके पीछे भागती है। विंग पूरे महल के चक्कर काट रहा था और चिल्ला रहा था और कहता, माँ माँ सुनो तो, माँ रुको, माँ लग रही है। इतना शोर सुन के वी चांद से भी जो आ जाते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं अपने बेटे और अपनी वाइफ की हरकतों को, क्योंकि उनका बेटा आगे आगे और उनकी वाइफ पीछे पीछे जो उसे मारे जा रही है और उनका बच्चा जो भाग रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और कहता, माँ सुन लो, पर माँ कहाँ सुनने वाली थी। कान से सेरेन गुस्से से कह रही थी, तुम बिना बताए कैसे रात को बाहर जाते हो, हाँ कैसे जा सकते हो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, तुम ओमेगा हो पर तुम मेरी बात सुनते नहीं। और मैं जो सेरेन थी वो तो बस विंग के बम पे मारे जा रही थी। विंग जब अपने बम को बचाने के लिए अपने हाथ करता तो उसके हाथ पे लग जाती, कभी विंग के बम पे कभी विंग के पैरों पे, विंग को लगी रही थी। और विंग जो सोच रहा था वो बच्चे तो बच्चे कैसे, ना तो उसकी माँ उसकी कुछ सुन रही है और बस हाथ तो जैसे उसे धोने के इरादे से उसकी माँ। जो विंग था वो जैसे ही अपने फादर को देखता है कि उसके फादर वहाँ आ गए तो वो जल्दी से जाता है अपने फादर के पास और वो जो अपने फादर को पकड़ता है उनके पीछे जो छुप जाता है, मतलब उन्हें अपने आगे कर देता है। और सेरेन जो आ जाती हैं और विंग जिसने अपने फादर को बीच में कर रखा था, सेरेन इधर से मारती तो विंग दूसरी साइड हो जाता, और जैसे सेरेन इधर से करती तो विंग दूसरी साइड हो जाता। और विंग जो अपने डैड से कह रहा था, डैड बचा लो मुझे, आपकी वाइफ पागल हो चुकी है। इतना सुनना ही था कि कांग से सेरेन का गुस्सा जो और भी ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने गुस्से से अपने मैजिक करती हैं और विंग वहीं पे मूर्ति बन जाता है। ये देख के वी चांसी थोड़ी चिंता करते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या किया, तुम पागल हो गई हो, इस पावर से क्या हो सकता है, तुम जानती भी हो। कान से सेरेन जो गुस्से से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। वी चांद से अब गुस्से में थे वो भी कहते हैं, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। कान से सेरेन अपने पति को गुस्से से घूर के कहती है, क्या आप नहीं जानते। वी चांद से कुछ आगे कहते पर उससे बिना सुने ही कान से सेरेन जो वहाँ से चली जाती है। जो वी चांद से थे वो तो देखते रह जाते हैं अपनी वाइफ को। वी चांसी जब अपने बेटे के विंग के पास आते हैं और उसके सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों ऐसा करते हो, तुम जानते हो ना अगर बाहर तुम गए तो तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी तुम बाहर जाते हो। विंग अपने बाबा की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और वो मन में कह रहा था, आज तो बहुत वाट लग गई। और वो अपनी ओर देखता है क्योंकि वो अभी भी एक मूर्ति बन रखा था और वो अब 2 घंटे तक ऐसे ही रहने वाला था। सुबह हो गई थी, सब अपने अपने काम में लग गए थे। येलिंग के सभी लोग को पता है कि उनका राजकुमार बहुत नटखट है और वो एक ओमेगा भी है, पर वो बहुत पावरफुल है। विंग अपने क्लैन की सभी ओमेगा को पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से छुपके कल्टीवेट करवाता था ताकि कभी कोई भी बुरे हालात में कोई भी ओमेगा कमज़ोर ना हो। विंग का मानना था कि कोई भी ओमेगा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसे किसी भी अल्फा के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। वे क्लैन की सभी ओमेगा अब एक योद्धा के रूप में थी और वहाँ पर कोई भी ओमेगा अल्फा छोटा बड़ा नहीं होता था कि वो अल्फा सुपीरियर हो ओमेगा कमज़ोर हो, नहीं, ओमेगा भी अल्फा के बराबर होती थी। सभी महल में काम कर रहे थे, विंग की ऐसी हालत देख के सोच रहे थे आज ऐसा क्या किया होगा राजकुमार ने। तभी वहाँ पर साओ सिंचन आता है और वो टेलीपोर्ट हो के आया था और जब वो विंग को ऐसी हालत
में देखता है साओ सिंचन अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है और वो विंग को सुनाते हुए कहता है, अच्छा हुआ जो जैसे करता है उसे वैसा ही भरना भी पड़ता है। और वो विंग के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, रात को मेरी हालत पे बहुत मज़ा लूट रहे थे ना तुम, अब मेरी बारी है। इतना बोलने के साथ ही साओ सिंचन मैजिक करता है और उसके हाथ में कुछ इंक जैसा आ जाता है। विंग आंखों के इशारों से ये करने को मना कर रहा था, पर साओ सिंचन वो कहाँ रुकने वाला था, उसकी बात वो तो नहीं मानने वाला था। उसके चेहरे पे कुछ ड्राइंग करने लगता है साओ सिंचन। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो भी आता वो राजकुमार विंग के चेहरे को देख के हंस के वहाँ से चला जाता। ये देख के विंग मन में कहता है, साओ सिंचन अब तो तुम नहीं बच सकते, मैं देख लूँगा तुम्हें, कितना कितना बुरा तुमने, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। साओ सिंचन जो महल में अपनी बहन और जीजा जी को मिल के वापस आके विंग को कहता है, अब चलो लास्ट पड़ाव के लिए। विंग कुछ नहीं बोलता तो साओ कहता है, ठीक है, रात को तुमने मुझे झाड़ू से पिटवाया, सो मैंने अब उसका बदला ले लिया, अब हिसाब बराबर। और वो उस पे से अपनी बहन का मैजिक वापस ले लेता है। जैसे ही विंग नॉर्मल होता है वैसे ही विंग बिना कुछ बोले मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है अपने रूम की ओर। थोड़ी देर बाद महल के द्वार पे येलिंग क्लैन के क्लैन लीडर और उनकी वाइफ दोनों अपने बच्चे को अपने आगे की जर्नी के लिए विदा कर रहे थे। विंग जाना चाहता नहीं था, पर उसे पता है उसे जाना होगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बताने के लिए कि ओमेगा किसी से कम नहीं होते। ओमेगा भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, किसी अल्फ़ा से वो कम नहीं। विंग की ज़िंदगी का बस एक यही सपना था, ओमेगा की वैल्यू को बताना। उसे कोई सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ना समझे, उसका भी एक वजूद है। वो सब जाने कि ओमेगा ओमेगा सिर्फ किसी का बेड वार्मर नहीं, सिर्फ घर तक सीमित नहीं, ओमेगा हर काम में अल्फ़ा से बेहतर भी हो सकता है। और उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाना तो होगा ही। वी चांद से और वी कान से अपने एक लौते बेटे को भेजते हुए वो बहुत डर रहे थे। उनके मन में कोई डर था। उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, पर फिर भी वो डर रहे थे। विंग को उनके मन की बात पता ना चले इसलिए वो बता नहीं रहे थे। बस उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मैंने तुमको कभी कम नहीं समझा, अगर कोई तुमको कम समझ के कुछ गलत करे तो उसे अच्छे से सबक सिखाना। विंग अपने बाबा की आंखों में अपने लिए प्राउड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी माँ भी उसे गले लगा के कहती है, तुम अपनी नानी का जीना हराम कर देना, मेरा बदला भी उनसे ले लेना। ये सुन के विंग मुँह बनाता है और अपने माँ को कहता है, वो आपसे सच्ची अच्छी है, वो मुझे धूप में मूर्ति नहीं बनाती। और वो मुंह बना के वहाँ से जाने लगता है। ये सुन के कान से की आंखें तो पानी से आंसू से भर जाती है। विंग फिर से मुड़ता है और अपनी माँ को कस के गले लगाता है और कहता है, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो, बेस्ट मदर हो आप। ये सुन के वी चांद से और कान से सिरन जो दोनों खुश हो जाते हैं। विंग जा रहा था बिना ये जाने कि ये उसकी आखिरी मुलाकात है अपने क्लैन के लोगों से। जब वापस लौटेगा तो कितना भयानक दृश्य देखेगा वो नहीं जानता था। और वो जो यहाँ से सभी लोगों को बाय करता है और जाने लगता है। सभी लोग भी जो अपने राजकुमार को अलविदा करते हैं, कान से सिरन और वीचान से भी, जो नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, क्या वो कभी वापस अपने बच्चे को देख पाएंगे। मुक्ति पर्वत पे जब विंग को ले जाया गया तब उसके सामने अपनी नानी की जगह उसने अपने सामने अपनी नानी की जगह फिर से अपने मास्टर को देखा, क्योंकि जब सिखाने की बात आती है तब मास्टर ही अच्छे से अपने शिष्यों को सिखा सकता है। और रिश्ता हो मास्टर और शिष्य का तो उससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि रिश्ते में अगर सीख मिलती है तो प्यार भी मिलता है। और जहाँ इंसान प्यार पाता है वहाँ वो डिसिप्लिन नहीं पा पाता, और डिसिप्लिन तो एक मास्टर ही अच्छे से सिखा सकता है। और इसीलिए जो विंग था उसके सामने अब उसकी मास्टर थी। विंग जो अपने मास्टर को एज अ मास्टर ग्रीट करता है, क्योंकि विंग अच्छे से जानता है उसके सामने अब उसकी नानी माँ नहीं उसकी मास्टर है। और क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है वो सब होने को, विंग भी अपने मास्टर को 90 डिग्री का बो करते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए जैसे ही खड़ा होता है, उसके साथ ही उसकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होने लगती है। हाँ, क्योंकि उसे यहाँ पर इसीलिए तो लाया गया था, उसकी प्रैक्टिस के लिए। इन सब में कैसे टाइम रेत की तरह बीत रहा था किसी को पता नहीं चला था।
टाइम जो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था, गुजर रहा था। और ऐसे ही आज 1 साल होने को आया था। आज लास्ट टाइम विंग अपने मास्टर को वो करता है और वो अपने मास्टर से अपने जाने की इजाज़त मांगता है। विंग अपने मास्टर के सामने झुक के प्रणाम करते कहता है, मास्टर, आशा है कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका नाम रोशन करने की। बाओ से सेरेन अपने शिष्य के सामने आके कहती है, विंग, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर गलती से भी गुस्से में कुछ भी ऐसा मत करना कि बाद में पछताना पड़े। ज़रूरी नहीं जो दिखता हो वही सही हो। विंग जो अपनी नानी माँ को मतलब अपने मास्टर को बो करके जाने ही वाला था, पर तभी पीछे से उसे अपने मास्टर की आवाज़ आती है और वो जो कहती है, विंग, क्या अपनी नानी के गले भी नहीं लगोगे। जब विंग ये सुनता है वो जो रुकता है और अपनी नानी माँ के पास जाता है, उन्हें जो टाइटली हक कर लेता है, उनके गालों पे एक किस करता है और कहता है, आप दुनिया की सबसे बेस्ट नानी हो। ये सुन के बाओ सेरेन भी जो मुस्कुराती है और वो फिर से विंग से कहती है, जो दिखता है वही सच नहीं होता, ये याद रखना। विंग वहाँ से अपना सिर मतलब झुकाता है, हाँ में कहता है और अपने क्लैन की ओर वो आगे बढ़ जाता है। और वो सोच रहा था क्या बोली थी नानी, उसका मतलब भी समझ नहीं आया। कोई नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। विंग ये सोच के अपने क्लैन की ओर बढ़ गया था। पीछे बासे सेरेन अपने मन में कहती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, कहीं देर ना हो जाए, काश सबको सब याद आ जाए। अशियन, आप गॉड हो लव, ये बात आपको कब याद आएगी। और आपकी वजह से आपका प्यार जिसे कर्ज मिला है वो आपको कब याद आएगा। आपका प्यार, गॉड ऑफ वॉर, काश काश देर ना हो जाए। विंग जो मुक्ति पर्वत से बाहर आके अपने चुलबुले अंदाज में अपने क्लैन की ओर आगे बढ़ रहा था। विंग बहुत हैप्पी था। वो अपने परिवार और अपने क्लैन के लोगों से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहाँ पर जाने के विंग के अंदर जो एक्साइटमेंट लेवल था वो जैसे अलग ही लेवल का था, क्योंकि उसका और उसके परिवार का सपना जो था विंग ने वो आज पूरा कर दिया था। वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा है जो किसी भी अल्फ़ा को चुटकी में पछाड़ सकती है। वो चाहता तो वो अपनी पावर यूज़ भी कर सकता था, पर उसकी नानी माँ ने उसे मना किया था कि वो ऐसा ना करे। बाउंसर सेरेन का कहना यह है कि जब तक आपको अपने पावर यूज़ करने की ज़रूरत ना हो तब तक आपने उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अपनी पावर पे घमंड मत करना, उसे दूसरों की सहायता के लिए यूज़ करना। कभी भी अपने आप को मतलब ऐसे घमंडी मत बनाना। अपनी पावर का जो होता है ना इंसान में गुरूर हो जाना, ऐसा गुरूर मत करना। एक अंधेरे रूम में किसी बात पे चर्चा हो रही थी। कुछ कल्टीवेटर्स वहाँ पे थे जो कुछ बात कर रहे थे। एक इंसान कहता है, मैंने मेरा पहला दाव खेल दिया है उस लांस ब्रदर्स के खिलाफ। उसके शोल्डर पे कोई हाथ रख के कहता है, अल्फ़ा, आप उस लांस की बहन से कुछ ज़्यादा चिप नहीं हो रहे थे। ये सुन के वो अल्फ़ा अपने ओमेगा मेट की ओर मुड़कर कहता है, तुम जानती हो वो सिर्फ एक मोहरा है हमारी जीत का। सच में मुझे नहीं लगा था वो लान शिन इतनी बेवकूफ़ होगी। अपने मेट को रिजेक्ट करके उसने मुझे अपनाया। हाँ, ये कोई और नहीं, लान शिन का हस्बैंड जिन मिंग है। उसकी पहले से ही एक मेट है और वो कोई और नहीं पर वेन का ओमेगा सन वेन शु है और वो दोनों मेट हैं। ये बात सुन के मतलब ये बात उनके परिवार में सबको पता है, पर वेन और जिन सत्ता पाने के लालच में लान शिन को मोहरा बनाया। मतलब उन्होंने अपना मोहरा बनाया शिन को। लान शिन के सामने सबसे पहले वेन चाओ आया, पर वो अपने ठरकीपन के कारण लान शिन तक जा ही नहीं पाया। इस बात से गुस्सा होके वेन जूलियो गया था, पर वो भी फेल हो गया। उसकी भी दाल नहीं गली क्योंकि लान शिन उसकी ओर देखे बिना निकल गई। लास्ट में जिनमिंग ही बचा था, इसलिए वो गया। वो अपने ओमेगा मिंग्याओ भाई की तरह ही दिखता है, बहुत स्वीट एंड मासूम, और उसकी स्वीट स्माइल अपने भाई जैसी ही है। इसे सब उसकी बात में आ जाते हैं और लान शिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। और लान शिन तो जैसे खुद ही उसके जाल में फंस गई, जो जाल उसके लिए बहुत टाइम से बनाया जा रहा था। क्योंकि सब जानते हैं लांस की कमज़ोरी कोई और नहीं उनकी बहन ही है। उनका अभी लांस ब्रदर कभी तक कोई मेट नहीं है, मतलब लांस ब्रदर का अभी भी कोई भी मेट नहीं है, इसलिए उनको कमज़ोर करना इतना आसान नहीं। इसीलिए सब जानते थे कि अगर उन्हें लांस ब्रदर को कमज़ोर करना है, उनकी कमज़ोरी को ढूंढना है, तो उनकी बहन के अलावा वो कोई और नहीं हो सकता।
और ये प्लान किसी और ने नहीं, मिंग याओ ने बनाया था। और ये गान शाओ और वैन रूहान भी इसमें शामिल थे। वैन रूहान को तो ये पता ही नहीं था कि वैन चिंग लान शिन की मेट हो सकती है, पर उन सब की आंखों पे सत्ता की और लालच की ऐसी पट्टी बंधी थी, तो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैन रूहान मिंग को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं मिंग, अल्फाज की तो बहुत ओमेगा होती है, पर तुमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। वो लान शिन बहुत खूबसूरत है, तो उसके प्यार में पड़ मत जाना। ये बात वो लान शिन को गलत नीयत से सोच के कह रहे थे। जिन गॉनशाओ भी कहते हैं, हाँ ये बात तो है, सही कही, वो अपनी माँ की तरह ही बहुत खूबसूरत है, काश कि उसे चखने का स्वाद हमें भी मिल पाता। पर कोई नहीं, मेरा बेटा बहुत लकी है। जिन गॉनशाओ की ये बात मिंग को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपने दिल में आ रहे ख्याल को रोक रोक के अपने पिता और ससुर को कहा, मैंने वो उसे वो तिलिस्मान लगा दिया है, और अब जब तक मेरी पावर उसमें जाती रहेगी, वो तिलिस्मान इसी तरह वर्क करता रहेगा। पर वैंशु, उसे जैसे शायद समझ आ गया था, उसने पकड़ लिया था कि शायद जो उसके फादर इन लॉ मतलब जेन गॉनशाओ ने जैसे शिन के बारे में बात की है, शायद मिंग को ये बात पसंद नहीं आई। और वैंशु जो थोड़ा सा डरने लगा था कि कहीं मिंग उसे उसका अल्फ़ा छीन ना ले, कहीं अगर उसका अल्फ़ा उस शिन के प्यार में पड़ गया तो। वैन चाओ कहता है, मैंने भी अपना काम कर दिया है, उस यीलिंग क्लैन का सफाया हो गया है, अब हमारे सामने कोई भी नहीं आ सकता। वैन रूहान कहते हैं, ये सही कहा, वो वी चांसी ने मेरा साथ देने से मना कर दिया। उसने कहा कि लांस सच्चे हैं, जब साथ देने की बारी आएगी तो वो लांस का ही साथ देंगे। ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सबको मार डालूंगा। जिन गॉनशाओ कहते हैं, उनके पास भी बहुत पावर है ना। मिंग्याओ कहता है, आपने यहाँ पे गलती की। वैन रूहान गुस्से से कहता है, कैसी गलती। मिंग्याओ कहता है, उसका एक अल्फा सन है जो बहुत पावरफुल है, मैंने सुना था वो लांस को भी टक्कर दे सकता है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि वो हमारे साइड में आ जाता। वैन जुलियो ये सुन के कहता है, उनकी चिंता तुम मत करो, हमने दाव ऐसा खेला है कि अगर वो ज़िंदा होगा तो भी उसे यही लगेगा कि सत्ता के लालच में लांस ने उसके क्लैन को, साथ ही साथ उसके पूरे क्लैन के लोगों को, उसके माता पिता को, सबको मार डाला है। ये सुन के सब अपनी जीत पे हंसने लगते हैं। सत्ता के लालच में षड्यंत्र किए गए, उस षड्यंत्र के चाल से कैसे बचेंगे वांगशियान। क्या कभी सबके सामने मिंग और उसके परिवार का सच आ पाएगा? क्या लान शिन अपने मेट को धुतकारने का पछतावा करेगी? क्या होगा जब विंग को पता चलेगा उसके अल्फा का नाम यूज़ करके उसी के क्लैन के साथ किया गया है? कैसे बदला लेगा विंग सभी से? यीलिंग, जब विंग अपने क्लैन में पहुंचा था तब तक बहुत देर हो गई थी। विंग जब यीलिंग पहुंचा तब तक वहाँ पे सब चल के राख हो गया था। विंग अपने क्लैन की ऐसी हालत देख के जैसे मतलब वो शौक था, वो डगमगा रहा था, वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, वो डर गया था क्योंकि उसकी नज़र के सामने इतना भयानक दृश्य था कि किसी की भी जैसे रूह कांप जाए। विंग डरते डरते जैसे आगे जाता, डगमगाते हुए अपने मतलब डगमगाते हुए कदमों से वो आगे बढ़ रहा था, लोगों के पास से वो गुजर रहा था। उसके पैरों पे एक छोटे बच्चे का हाथ लगता है, ये देख के वो पेन के कारण गिर जाता है। उस बच्चे का हाथ, वो वो उसे देखता है डरते डरते, उसके वो हाथ को पकड़ता है। जब विंग की नज़र उस चेहरे पे पड़ती है तो उसकी आंखों से आंसू जैसे बिल्कुल मोतियों की तरह जैसे गिरने लगते हैं। झरना सा बह रहा था विंग की आंखों से, और उसे उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा बहुत ही खुश और उत्साह से बोल रहा था, शान काका, मैं भी तो अल्फा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? ये सुन के सब हंसने लगते हैं। विंग भी उस बच्चे को गोद में लेता है और उसकी नाक को थोड़ा सा पिंच करते हुए कहता है, ओके, पर तुम पहले बड़े तो हो जाओ। ये याद करके वो 2 कदम पीछे चला जाता है। वो अपने अराउंड सबको देख रहा था, उसे लगता है वो सब उसे बुला रहे हैं, उन सब की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही हैं। उसके सबके साथ बिताया हर पल उसे याद आने लगा। विंग अपने कान को दर्द से और पेन के कारण बंद कर लेता है अपने दोनों हाथों से। वो नहीं सुन पा रहा था, वहाँ पे सब सब चला पड़ा था। सब विंग जो सब कुछ देख रहा था, वो जो ध्यान करता है, उसे याद आता है
उसकी माँ। और वो जल्दी से उठता है और वो जो अपने महल की ओर भागने लगता है। विंग गिरते पड़ते जो अपने महल में जाता है। महल तक जाते जाते वो कितनी बार गिरा, कितनी बार वो खड़ा हुआ, कितनी बार उसे चोट लगी उसे नहीं पता, उसे कोई होश ही नहीं था। वो बस भागे जा रहा था। वो बस बस अपने माँ बाबा को सही सलामत देखना चाहता है। उसके उसके सारे बाल बिखर गए थे। उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बुरी हालत में आ चुका था। उसके सर पे भी चोट लग चुकी थी। उसे खुद को गिरते पड़ते कितनी चोट लगी थी वो नहीं जानता था। और उसका ब्लैक रोब जो बिल्कुल रेड हानफू अभी खून में सना हुआ था। हाँ, वो रेड हो चुका था। उसका ब्लैक मतलब रेड और ब्लैक विंग रेड हानफू पहनता है अंदर और ऊपर से ब्लैक, वो भी पूरा रेड हो चुका था। उस पर खून के बहुत ज़्यादा निशान थे। अपने क्लैन की ऐसी हालत देख के वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और विंग जो गिर जाता है और वो अपना सर पकड़ के जैसे रोने लगता है। वो सामने देख रहा था। वहाँ वहाँ उसके पापा थे। वो भी बिल्कुल जले हुए। उनके चेहरे से तो कोई उन्हें पहचान नहीं सकता, पर उनके ऊपर जो उनकी पावर का एक जादुई बॉल बना हुआ था, विंग जो उससे उन्हें पहचान चुका था। वी चांद से और वी कान से सरन जिन्होंने वो बॉल अपने ऊपर बनाया था क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे को उनकी पावर मिले। जब विंग उस बॉल को छूता है तब तब उसे यहाँ क्या हुआ सब सब दिखने लगता है। ये बात वी चांद से और कान से नहीं जानते थे कि उनकी पावर के साथ साथ उनका बेटा वो भी देख लेगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। वो सब कुछ देखेगा और इस पेन में ही जिएगा। वो तिल तिल मरेगा। पर उनकी नज़र में आए बिना एक ओमेगा की चीख और दर्द भरी आवाज़ और उसके आंसू के साथ उसका खून भी उसमें लग गया। जब वो यहाँ पे अपनी जान बचा के आई थी उसे लगा कि महल में अभी आग नहीं लगी होगी, शायद वो जी पाएगी और उन दरिंदों के हाथों से वो बच पाएगी। पर उसे ये पता नहीं था कि महल में तो पहले ही हमला हो चुका है और मारने वाले को लगा कि वो दोनों मर गए हैं, इसलिए उनको वहाँ पे रख के वो अपना आगे का काम करने बाहर चले गए। उस बीच ही वी चांद से और कान से सिरन ने अपने ब्लड से अपनी पावर की बॉल को तैयार किया और उसमें दोनों ने अपनी पावर अपने बेटे की मदद के लिए डाली। पर उस बीच ये भी हो गया क्योंकि वो ओमेगा बाहर से आई थी जो क्लैन से बच के आई थी। उस उसकी नज़र से सब देखा था और सुना था और उसके ब्लड के साथ वो सब भी उस पावर बॉल में आ गया। जब विंग इस पावर बॉल को अपने हाथों से छूता है तब उस पावर बॉल में विंग को सब दिखता है। कैसे कोई वाइट हानफू के लोग आए थे, उनके सिर में फोरहेड रिबन थे और कैसे उन सब ने किसी को भी इंसान नहीं समझा और सबको जिंदा जला दिया। जो फाइट करना चाहते थे उन सबको भी बहुत बहुत बेरहमी से मारा। इतना ही नहीं, जो ओमेगा उनके हाथ आई उन सबको उन्होंने उन्होंने रेप किया, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। मतलब विंग को तब पता चला, मतलब बॉल में वो सब इसलिए कैप्चर हो गया क्योंकि एक लेडी जो बाहर से महल की ओर आ रही थी वो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता अपने राज्य के पास आती है, वो लेडी जो अपनी जान बचाते हुए वहाँ आ रही थी। पर तब तक महल में पहले ही हमला हो चुका था और वी चांसर कान से सेरेन जिनकी हालत पहले ही ख़राब थी वो बिल्कुल मरने वाले हो रखे थे। और तभी वो लेडी वहाँ आई थी और उसके पीछे पीछे जो हत्यारे थे मतलब वो भी आए उसे मारने और उन्होंने उसे मारा। और वो उसे मार के चले गए क्योंकि महल में तो पहले ही सब लोग को मार चुके थे वो। तो वी चांद से और जो सैरन थी उन्होंने मतलब वो अपने मैजिक से वो जैसे ही बॉल बनाते हैं तो उस ओमेगा का ब्लड भी जो उसमें आ चुका था, वो ओमेगा जो बाहर का सारा मंजर देख कर आई थी और इसीलिए जब उस ओमेगा का ब्लड भी उनकी पावर पे गिर जाता है तो वो मंजर जो मतलब वो सब उसमें कैप्चर हो चुका था एक तरह से। तो जब विंग वो बॉल टच करता है और विंग के पास वो शक्ति आती है तो जो जो उन्होंने बाहर देखा था या यहाँ तक के महल में जो जो जैसे हुआ था, जैसे उसके मदर को मारा था, फादर को मारा था, जो कुछ हुआ था, कैसे आग लगाई थी, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो चुका था। और वो सब जो विंग जान चुका था उस पावर बॉल में, विंग को सब दिख रहा था। कैसे कोई वाइट हानफू के लोग आए, उनके शरीर सिर पर फोरहेड रिबन थे और कैसे उन सब ने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को इंसान नहीं समझा और सबको जिंदा जला दिया। जो फाइट करना चाहते थे उन सबको भी उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा। इतना ही नहीं, जो ओमेगा उनके हाथ आई उन सब ने उनका रेप किया, उनकी उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। ओमेगा रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, पर उन पे कोई मर्जी नहीं आई। छोटी छोटी ओमेगा को भी उन्होंने नोच डाला बिना बिना ही देखे कि वो सही उम्र में भी नहीं है। पर क्या दरिंदों को ही दिखता है, उन्हें उन्हें किसी की उम्र से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उन्हें तो बस अपनी हैवानियत दिखानी होती है हर हर ओमेगा पर। और वही वो दरिंदे जो दिखा रहे थे छोटे ओमेगा को, उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा। ये सब विंग को उसकी आंखों से जैसे सामने एक टेप रिकॉर्डर के मतलब मूवी की तरफ जैसे चल रहा था, मानो
उसी टाइम में हो और वो सब देख रहा हो अपने सामने कि क्या हो रहा है। और वो रोक भी नहीं पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो एक लाचार और बेबस की तरह बस रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था, मानो उसके अंदर का जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो जैसे धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। वो सच में जैसे वो प्यारा सा विंग था, एक एक मासूम सा बच्चा था, वो धीरे धीरे जैसे मरता जा रहा था। विंग की एक दासी ओमेगा थी, वो अपने आप को जो बचाने की कोशिश करती है, पर वो उससे नोच ना चाहते थे। वो दरिंदे उसे इज्जत की उसकी इज्जत को तार तार करना चाहते थे, पर वो ओमेगा ये नहीं चाहती थी। इसलिए वो खुद ही वहाँ लगी आग में अपने आप को झोंक दिया। वो उस आग में कूद गई और वो चीखते चीखते उस डर में भी अपने राजकुमार पे भरोसा करते हुए सबको आगाह करते हुए कहती गई, हमको मार दिया कोई बात नहीं, पर हाँ मेरी मौत का बदला लेने वो ज़रूर आएगा। तुम सबको चुन चुन के ऐसी भयानक मौत देगा कि तुम सबकी रूह रूह भी कांपेगी। वो ऐसा बोलते बोलते जिंदा चल रही थी, वो फिर भी कह रही थी हीलिंग पैट्रियार्क आएगा, वो हम सबकी मौत का बदला लेगा। ये देख के भी नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वो दासी उसके साथ ही बड़ी हुई थी। उसकी ऐसी मौत देख के विंग अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। इतने में उसे नज़र आता है उसके माँ बाप को कैसे मारा उन दरिंदों ने, और उनको बहुत बुरी तरह चला दिया कैसे। और वो लोगों की बात भी विंग ने सुनी कि अब किंग और उनके भाई खुश होंगे। बाद में सब वहाँ से चले गए और विंग के अंदर वो पावर बॉल चला गया। उसकी डार्क पावर अब सक्रिय हो गई थी। विंग का ब्लैक ड्रैगन ये सब देख के बदले की आग में चलने लगा। ब्लैक ड्रैगन डार्क पावर का यूज़ करता है और अब विंग हवा में ब्लैक स्मोक में गिर गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया और रेड हो गया, बिल्कुल रेड। विंग ने जो हवा में हाथ हिलाया और वहाँ की जो भी आत्मा की नेगेटिविटी वो थी, ऊर्जा थी, वो सब विंग के अंदर आने लगी। उसका जो मासूम दिल था वो बदले की आग में चलने लगा। जिस चेहरे पे मासूमियत थी अभी उसमें सिर्फ गुस्सा था। जिन आंखों में सॉफ्टनेस रहती थी अब उसमें किसी के लिए कोई भी दया नहीं थी। विंग इतने डार्क पावर को संभाल नहीं पाया और वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। अब पावर बॉल की सारी पावर विंग के अंदर थी, उसी के साथ उसका डार्क फॉर्म भी ब्लैक ड्रैगन वो जागरूक हो गया था। विंग के क्लैन को आखिर किसने बर्बाद किया है, किसने यीलिंग शहर को बिल्कुल खाक बना दिया है, उस क्लैन का खात्मा आखिर किसने किया है। अब विंग क्या करेगा, क्या वो लैंड क्लैन को बर्बाद कर देगा, क्या विंग अपने ही मेट को मार डालेगा, देखना होगा अब नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय गाइस, अब मिलेंगे हम कल। विंग तो अब यहाँ बेहोश हो गया है, अब विंग यहाँ से कब उठेगा, कब जाएगा और कब बदला लेगा, कैसे बदला लेगा, ये हम जानेंगे कल। तो बाय बाय स्वीट हार्ट्स।